हिंदी साहित्य कक्षा 12 का आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 के नज़रिए से दूसरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। पहला मॉडल पेपर हमने देख लिया था, ये दूसरा मॉडल पेपर है। और अगर आपने वो पहला मॉडल पेपर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। हम ऐसे 5 मॉडल पेपर लेके आएंगे। कितने? 5। और आज का ये मॉडल पेपर ठीक उसी प्रकार प्रिंट किया गया है जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर देखिए पेपर का सीरियल नंबर होगा, यहाँ आपको रोल नंबर लिखने पड़ेंगे, कितने प्रश्न पेपर में है वो छपा होगा, कितने पेज हैं वो छपा होगा। आपको प्रश्नों के सारे प्रश्नों को भी चेक कर लेना है, सारे पेज को भी चेक कर लेना, सारे प्रश्न है कि नहीं है, कोई पेज बीच में से कटा फटा तो नहीं है। इधर आप ऐसे हिंदी साहित्य लिखा आएगा, सीनियर सेकेंडरी कोड है 21 हिंदी साहित्य। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए ये हिंदी साहित्य का पेपर मॉडल पेपर है, लेकिन आपके ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा। इधर ये सील पैक होगा, जहाँ लिखा होगा यहाँ से काटे, यहाँ से आपको स्केल लगा करके पेपर को काट लेना, तभी जा करके सील खुलेगी, अंदर से आप पेपर देख पाएंगे। कुछ निर्देश विद्यार्थियों के लिए होते हैं, इन निर्देशों का आपको बहुत अच्छी तरीके से पालन करना है। रोल नंबर पेपर पर लिखने ही लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, और जो उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं जो बोर्ड की कॉपी है। और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ लिखने हैं। जो खंड ए है, कम से कम खंड ए को तो आपको पूरा ही एक जगह करना, वैसा का वैसा ही करना जैसा छपा हुआ है। और खंड ए को बोर्ड कॉपी में कैसे करें ये भी मैंने आपको समझा रखा है वीडियो के माध्यम से। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उसका प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें, और प्रश्न क्रमांक को अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है, जो प्रश्न क्रमांक पेपर में वो ही रखना है। और खंड ए को तो वैसा का वैसा ही करना है। फिर आप खंड बे से द में आप जिस प्रश्न को पहले करना चाहें कर सकते हैं। शुरू करते हैं। प्री बोर्ड पेपर मॉडल पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और पहला मॉडल पेपर हम हल कर चुके हैं, ये दूसरा मॉडल पेपर है। पहले आपके बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, 15 MCQ जाएंगे, उनके उत्तर आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। दिशा कविता का संबंध किससे है? आध्यात्म से, समाज से, बाल मनोविज्ञान से, इतिहास से। तो दिशा कविता का संबंध बाल मनोविज्ञान से। दिशा कविता का संबंध किससे है? बाल मनोविज्ञान से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें पतंग उड़ाते हुए बच्चे का यहाँ वर्णन किया गया है, और सारे जो आपके पार्ट हैं उनके कवि लेखक भी आपको याद होने चाहिए। और केदारनाथ सिंह की ये कविता है। किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं अपने पाठ्यक्रम में लगा रखी है, बनारस और दिशा। दूसरा प्रश्न देखिए, घनानंद के प्राण किसके दर्शन के लिए अटके हुए हैं? घनानंद के अपने कविता लगा रखे हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के ये कवि हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा, ध्यान दीजिए वापस, रीतिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद कवि हैं, और इनके कविता हमारे लगा रखे हैं। और कविता की भाषा कैसी है? ब्रज। और इसमें जो प्राण है वो किसके दर्शन के लिए अटके हैं? ईश्वर के, सुजान के, माँ के, मित्र के। घनानंद की प्रेयसी का नाम था सुजान, और सुजान के वियोग में, उसके विरह में ही उन्होंने ये काव्य लिखा है। तो सुजान सही उत्तर हो जाएगा अपना। तीसरा प्रश्न देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में किसकी क्षणभंगुरता का वर्णन है? सबसे पहले तो ध्यान दीजिए ये कविता किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये कविता है। 2 कविताएं उनकी लगा रखी है, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो यहाँ पर किसकी क्षणभंगुरता का वर्णन है? समुद्र की, जीवन की, बूंद की, संसार की। तो जो बूंद की क्षणभंगुरता है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। जो संध्या का समय है, अस्त होते हुए सूरज का जो लालिमा है, उसका जो प्रकाश है, उससे वो बूंद अपने आप को रंग देती है, उसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंश निम्न में से किसका अंश है? ये तो नंगा तलाई का गांव, धुंध से उठती धुंध, रंगभूमि, आज के अतीत।
तो भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज का अतीत, और आज के अतीत का यह अंश है। वह वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ लगा रखा है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, प्रेमगन की छाया स्मृति, जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, उन्होंने शुक्ल के प्रारंभिक जीवन को कैसे प्रभावित किया उसका यहाँ वर्णन है। तो लक्ष्मी प्रकाशन से किताबें आती थी कि गीता प्रेस से, भारत जीवन प्रेस से, हिंदी भाषा प्रेस से, तो भारत जीवन प्रेस से वो किताबें आती थी। स वाला विकल्प सही है। मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान किस पाठ में हुई है। जहाँ कोई वापसी नहीं, कुटज, दूसरा देवदास, संवदिया। संवदिया जो कहानी है इसमें ये मानवीय संवेदना की विलक्षण पहचान हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु की ये एक आंचलिक कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, आंचलिक कहानी, जिसमें हरगोबिंद जो मुख्य पात्र है बड़ी बहुरिया का संवाद ले जाता है और उस संवाद को वो कह नहीं पाता। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इस पाठ में अपने को देखने को मिलती है। फिर देखिए, भैरों की पत्नी का क्या नाम था, जो अंतराल अपनी साहित्य पुस्तक है उसमें से ये प्रश्न है। जो भैरों की पत्नी है कौन है, और वही भैरो है जिसने सूरदास की झोंपड़ी जला दी थी, अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति भैरो, उसकी पत्नी का नाम क्या है, सविता राधा सुभागी धनिया, तो उसकी पत्नी का नाम है सुभागी। ये भैरो की मार से बचने के लिए सूरदास के झोंपड़े में चली जाती है। सूरदास इसको शरण देता है और लोग गांव के सूरदास के चरित्र को लेकर के विभिन्न बातें बनाते हैं। तो पाठ जो है अपना सूरदास की झोंपड़ी, ये वहाँ से लिया गया। मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है, रंगभूमि उपन्यास का अंश है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास की झोंपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। ये कर्मभूमि उपन्यास का, निर्मला मेला अंचल रंगभूमि, अभी हमने ऊपर बात कर ली, रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि, जिसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा का अंकन है, जिसमें दलित और शोषित जनों की व्यथा का अंकन है। सूरदास के झोंपड़े में पूंजी और सत्ता के गठजोड़ ने आग लगा दी थी और भारत के पूर्वी अंचल का यहाँ चित्र खींचा गया है। बहुत अच्छा उपन्यास है रंगभूमि। सूरदास इसका मुख्य पात्र है जो अंधा है। अगला प्रश्न देखिए, डोडा, मजगिदवा, दामिन, गोंगवन, गोर, कड़ाइच किसके प्रकार, ये फूलों के, खेलों के, सांपों के, अनाज के, ये सांपों के प्रकार हैं। अगर आप बिस्कोहर की माटी पाठ देखेंगे, ध्यान दीजिए, सारे पाठों के नाम याद होने चाहिए। बिस्कोहर की माटी पाठ किसका है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी का पाठ है, विश्वनाथ त्रिपाठी। और विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है नंगा तलई का गांव। क्या नाम है, नंगा तलई का गांव। और उसी नंगा तलई के गांव का ये अंश है बिस्कोर की माटी। बिस्कोर लेखक का गांव है जिसमें उसने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये पाठ रचा है और गांव के रूप रस गंध को यहाँ उकेरा है। बहुत अच्छा ये पाठ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोर की माटी, जहाँ कोई वापसी नहीं और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो जो पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जो मालवा को केंद्र में रख करके लिखा गया है, जो पर्यावरण बदल रहा है उससे मालवा भी अछूता नहीं रहा है, यहाँ पर भी मौसम चक्र बिगड़ा है। तो जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को इसमें केंद्र में रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस पाठ के लेखक हैं वो है प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी। और जो जनसत्ता अखबार निकलता था 1 अक्टूबर 2006 में,
जनसत्ता अखबार में ये पाठ कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ये रहने वाला है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि डग डग रोटी पग पग नीर उक्ति किसके बारे में कही है? गुजरात, मालवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये मालवा के बारे में कही गई है, क्योंकि मालवा संपन्न और समृद्ध मालवा था, लेकिन पर्यावरण बिगड़ने से अब वहाँ उतनी बारिश नहीं होती है, नदियों में उतना पानी नहीं है। लेकिन जब लेखक 2006 में उस मालवा की यात्रा करता है तो उस वर्ष 40 इंच बारिश वहाँ हुई थी, नदियों में भी खूब पानी आया था। पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए इकट्ठा करता है? साक्षात्कार के जरिए, फीचर के स्तंभ, रिपोर्ट। अभिव्यक्ति और माध्यम में से ये प्रश्न है, और साक्षात्कार के जरिए वो कच्चा माल इकट्ठा करता है। पत्रकारीय लेखन के लिए पत्रकार, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? तकनीकी शब्दावली का, घटनाक्रम का, ज्ञान का, संवेदना का। तकनीकी शब्दावली जो होती है ये मुख्य अंतर होता है दोनों के। कविता का अनिवार्य तत्व क्या माना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कविता का अनिवार्य तत्व क्या? संगीत, शब्द, छंद या अलंकार। जो छंद है या जिसे हम आंतरिक लय कहते हैं, ये आंतरिक लय या छंद ही कविता का अनिवार्य तत्व है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4, 3। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखिए आपके पूर्णकालिक, जो नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है। दूसरा होता है अंशकालिक, जिसे स्ट्रिंगर भी कहा गया है। और तीसरा होता है स्वतंत्र, जिसे फ्रीलांसर कहा है, फ्रीलांसर पत्रकार। अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ये 3 पत्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान संबंधी होता है। काव्यांग परिचय जो है उसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, किस काव्य गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता शब्द आ जाए, पिघलना शब्द आ जाए, तो वो आपका काव्य गुण होता है। 3 ही तो काव्य गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। और द्रवणशीलता का संबंध होता है माधुर्य गुण से। ऐसे देखिए, काव्य में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो, अगर व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल की बात आ जाए तो हमने व्याकरण शब्द कहा है किसको? संस्कृति को। अर्थात जिस दोष में संस्कृति शब्द आ जाएगा वो ही इसका उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा च्युत संस्कृति दोष। रोला और उलाला छंद के मेल से कौन सा छंद बनता है? तो ये आता है कि रोला और उलाला के मेल से बनता है। देखिए, एक तो होता कुंडली मारना दोरो काम, और छप छप रोऊं। छप्पई जो छंद है इसकी ट्रिक हमने बना रखी है, छप छप रोऊं, यानी छप्पई छंद में रोला और उल्लला आता है, तो रोला उल्लला आ रहा, इसका उत्तर हो जाएगा छप्पई छंद। लेकिन कुंडली मारना, जो कुंडलियां है, कुंडली मारना दोरो काम, तो यहाँ पर दोआ और रोला के योग से बनेगा, वो कुंडलियां छंद बनेगा। दोनों में 6-6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 चरण। गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या 8 है। और गण सूत्र है आपका ये माता राज बान सलगा। तो ये गण हो गए आपके यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण और सगण। ये 8 गण हो गए। और 5वां रिक्त स्थान देखिए, काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? देखिए, कारण के होते हुए भी, मतलब कारण है काम नहीं हो रहा है, तो कारण है काम नहीं हो रहा, तो ऐसा होता है आपके विशेषोक्ति अलंकार में। लेकिन अगर उल्टा कर देंगे, कारण नहीं होगा यानी बिना कारण के काम होगा, तो ऐसा होगा आपके विभावना अलंकार में। अगला देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवी नवनीता, पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। यानी संत के हृदय और जो नवनीत है मक्खन घी, उसमें समानता दिखाई है, लेकिन संतों में एक द्रवणशीलता का
कि दूसरों के दुख को देख करके ही उनका चित्त पिघल जाता है, ये एक्स्ट्रा गुण है। ये कह रहा है कि जो नवनीत है जब उसको आंच लगाई जाए, गर्म किया जाए, ताप लगाया जाए तभी पिघलता है, लेकिन संतों के हृदय को पिघलाने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं, गर्मी की आवश्यकता नहीं, आग की आवश्यकता नहीं, वो दूसरे के दुख को देख कर ही पिघल जाता है। इसलिए यहाँ पर एक गुण एक्स्ट्रा है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अपठित गद्यांश था, इसी को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। 3-4 बार इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। जितना आप समझ पा रहे हैं उतना समझने की कोशिश करनी है। सारा समझ में नहीं भी आवे तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप बिना इसको समझे भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश के बारे में देखिए, आप क्या आया है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां आया है अपनी प्राचीन पद्धतियों सशक्त, ये आया है योग। तो योग का महत्व हो जाएगा इसमें, जो शीर्षक हो जाएगा क्या हो जाएगा? योग का महत्व। वर्तमान समय में मनुष्य कौन कौन से दुर्गुणों से त्रस्त है? वर्तमान समय में जो मनुष्य है, देखिए बहुत सारे दुर्गुण आए, दुख है, अवसाद, तृष्णा, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये सारे अवगुण आए हैं। तीसरा प्रश्न है, योग द्वारा किसकी प्राप्ति हो सकती है? योग द्वारा हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारा जीवन जो है शांत हो सकता है। आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं और शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, हमें सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमें सुख की प्राप्ति के लिए योग करना चाहिए। पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? पतंजलि के ग्रंथ का नाम आया, देखिए पतंजलि ने योग शास्त्र ग्रंथ लिखा, योग शास्त्र हो जाएगा। और पृथ्वी का समानार्थी शब्द गद्यांश में से छाट के लिखिए। पृथ्वी का समानार्थी शब्द जो आया है वसुंधरा शब्द आया है, वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा शब्द आपको इसमें मिल जाएगा, ये आया है, देखिए ये वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। ऐसे ही चौथा प्रश्न आपका होता है अपठित काव्यांश। इसमें से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके उत्तर लिखने होते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, वो की वही बात है, 3-4 बार अच्छी तरह से इसको पढ़ना। गद्यांश फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन काव्यांश या पद्यांश तो आपको समझ में आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं भी आए तो वही है, घबराना नहीं है और इसका मूल भाव निकालने की कोशिश करना है। मोटा मोटा इसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या कहा है। कवि के अनुसार शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो शांति के लिए आवश्यक शर्त आया, देखिए यहाँ, सुख भाग न सबका समो, यानी शांति के लिए आवश्यक है जितने भी संसाधन है उन संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो। संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा तो शांति स्थापित हो जाएगी, बाकी लड़ते रहेंगे एक दूसरे पक्ष। तेजस्वी पुरुषों की क्या पहचान है? जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वो पहचान आई है, देखिए न्यायोचित अधिकार जब उनको नहीं मिलते हैं मांगने पर, अगर कोई न्याय की बात है, वो न्यायोचित अधिकार मांग रहा है, न्यायोचित अधिकार की बात कर रहा है और मांगने पर वो नहीं दे रहे हैं, तो वो चुपचाप बैठते नहीं हैं। तेजस्वी जो होते हैं युद्ध करते हैं और युद्ध भूमि में अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं या फिर वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं, अन्याय सहन नहीं करते हैं, अन्याय सहन नहीं करते हैं। फिर देखिए, समर में किस प्रकार के खड्ग को उठाने की बात की है? न्याय रूपी खड्ग उठाने की बात की। न्याय का खड्ग आया, देखिए यहां पर आया है, ये आया, देखिए उठा न्याय का खड्ग, न्याय का खड्ग शब्द आया है। फिर देखिए, किसने
कहा पाप है, अनुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। पंक्ति का अर्थ है अगर खुद के अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं तो वो लड़ना पाप नहीं है। अगर आप नहीं लड़ेंगे, अन्याय को सहन करेंगे तो वो पाप है। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो ये अनुचित है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वो आपके हित में है, क्योंकि आप अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अन्याय को सहन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण किसको शांति और न्याय के बारे में समझा रहे हैं? श्री कृष्ण यहाँ धर्मराज को समझा रहे हैं, और धर्मराज शब्द आया है जो ज्येष्ठ पांडव है युधिष्ठिर के लिए आया है, युधिष्ठिर को वो समझा रहे हैं। समर का क्या अर्थ है? समर कहते हैं युद्ध। समर किसको कहते हैं? युद्ध को कहते हैं। इस प्रकार आप अपठित काव्यांश के भी उत्तर दे पाएंगे। खंड ब आपका लघुतरात्मक प्रश्न का है, जिसमें देखिए से है पीरीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हो। तो ये बहुत ही शानदार पंक्ति जो विद्यापति की पदावली से ली गई है यहाँ, कि प्रेम का वो वर्णन कैसे करे, क्योंकि प्रेम तो पल पल परिवर्तित होता है, पल पल नवीनता को प्राप्त करता है, इसलिए प्रेम का वर्णन करना संभव नहीं है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या? मनुष्य का आज प्रकृति से नाता रिश्ता टूट रहा है और प्रकृति में हो रहे बदलाव से वो अनभिज्ञ है। कैलेंडर के द्वारा या ऑफिस में छुट्टी के द्वारा वो जान पाता है। हमें प्रकृति से मेल जोल बढ़ाना होगा, उसका सानिध्य प्राप्त करना होगा, प्रकृति के बदलावों को समझना होगा। बालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे? जो बालक बच गया, पंडित चंद्रधर शर्मा हुलेरी का लघु निबंध है, उसमें से ये प्रश्न है कि बालक से कौन कौन से प्रश्न किए जा रहे, रटे रुटाए प्रश्न बालक से पूछे जा रहे थे और बालक उनके रटे रुटाए उत्तर दे रहा था। जितनी उसकी उम्र थी 8 साल का वो था, लेकिन उसके स्तर से भी ज़्यादा प्रश्न उसके पूछे जा रहे थे। धर्म के लक्षण पूछा, 10 लक्षण उसने बता दिए। 9 रसों के उदाहरण पूछे, उसने बता दिए। पानी 4 डिग्री के नीचे कैसे रहता है, मछलियाँ वहाँ कैसे जीवित रहती है, उसका कारण समझा दिया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे दिया। अभाव पदार्थ है नहीं है, इसके बारे में बता दिया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम बता दिया। पेशवाओं के जो पेशवा कब कब कौन कौन शासक बना उसको बता दिया। ये सारे रटे रुटाए उत्तर वो दे रहा था। हर की पौड़ी पर होने वाली आरती, गंगा आरती का वर्णन कीजिए। जो संभव और पारो ये 2 पात्र आए हैं, कौन सी कहानी में आए हैं? दूसरा देवदास कहानी। जो हर की पौड़ी हरिद्वार किसको आधार मान के लिखा है, उसमें कथानक में कौन सा स्थान आया? हर की पौड़ी हरिद्वार में जो ये स्थान है उसको केंद्र में रख करके ये दूसरा देवदास कहानी प्रेम के ऊपर ममता कालिया ने लिखी है। किसकी कहानी है ये? ममता कालिया की ये कहानी है। गंगा आरती में किस तरह से लोग आस्था विश्वास करते हैं, दीपक की रेट भी बढ़ जाती है, 1 रुपये की 2 रुपये हो जाती है, ये सब लिखना है। सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? भैरव ने जो आग लगाई थी वो क्यों लगाई? अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। सूरदास ने सुभागी को अपने यहाँ शरण दे दी थी। मालवा में पानी के रख रखाव के लिए बोझ मुंज और इन्होंने क्या क्या प्रबंध किए, तालाब कैसे बनाए, पठार पर पानी को कैसे सुरक्षित रखा, ये लिखना। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना। किस प्रकार एक बात कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है। बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है दृष्टांत अलंकार। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की प्रक्रिया समझाइए। उल्टा पिरामिड शैली होती है, 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। जो इंट्रो में 4 ककार आ जाते हैं, महत्वपूर्ण बातें इंट्रो में आ जाती है, ये सब लिखना है। विशेष लेखन को उदाहरण सही समझाइए। सामान्य लेखन से हट करके जो किया गया लेखन होता है विशेष लेखन है। विशेष लेखन के क्षेत्र उसके बारे में बताना है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है? नाटक जो है ये लिखित रूप में एक आयामी होता है, जब तक इसका मंचन नहीं होता है ये संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। अन्य विधाओं में आप पढ़ते पढ़ते बीच में रुक सकते हैं, नाटक को आप बीच में रोक नहीं सकते हैं। विद्यापति अथवा निराला के साहित्यिक परिचय को लिखना है। फिर देखिए
खंड 6 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किए, कैसे उसने पहले तो वैज्ञानिकों को बुलाया, उनके हाथ लगाए, फिर लकड़ी के लगाए, फिर मरे हुए आदमी के लगाए, हाथ काट करके आदमियों के हाथ लगाए, फिर लोहे के लगाए, अंत में मर गए। कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, किस प्रकार हमें विपरीत परिस्थितियों में भी डट करके खड़ा रहना है, ये कुटज हमें सिखाता है। यह दीप अकेला कविता का प्रतिकार तो स्पष्ट कीजिए। जो दीप और पंक्ति शब्द आया है इसका प्रतिकार बताना। दीपक व्यक्ति का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है और व्यक्ति को समाज से जोड़ देना है। 12 मासा के आधार पर जायसी की नायिका की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। जो अंतिम 4 महीने आए हैं जिसमें हिंदी नववर्ष के जो 4 महीने वो लिखने हैं इसमें। और रानी नागमती का यहाँ वर्णन है। फिर देखिए, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन के आधार पर सूरदास में कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। जो पुनर्निर्माण में जो विश्वास है उस भाव को यहाँ बताया गया है। सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ लिखनी है। बदला लेने का भाव नहीं है। बिस्कोर की माटी पाठ में ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का वर्णन हुआ है। लिखना है कौन कौन से फूल आए हैं, बरसात कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर व्याख्या देखिए, पुल की शरीर सभा वह ठाडे, ये आपके तुलसीदास जी के रामचरितमानस का अंश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो भरत हैं वो अपने मन की बात कह रहे हैं। भरत राम का प्रेम इस अंश से ये ली गई है और भाषा इसकी अवधि है। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया पाठ है। चित्रकूट की सभा में भरत अपने मन के भाव वहाँ रख रहे हैं। और अथवा में देखिए, लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्नेलिया का गीत जो जयशंकर प्रसाद का गीत है, जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसमें भारत की प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता का वर्णन किया। भारत वासियों के जो गुण हैं उनका यहाँ वर्णन किया, किस प्रकार वो यहाँ करुणाशील हैं और दूसरों को आश्रय देने वाले हैं, इसका वर्णन किया है। फिर गद्यांश की व्याख्या देखिए, विकास का ये उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश लेकर रख के आया, जहां कोई वापसी नहीं। जो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, जो इनके संग्रह धुंध से उठती धुन यहां से लिया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार विस्थापन का दर्द सिंगरौली के लोग झेल रहे हैं। वहाँ पर जो आधुनिक विकास हो रहा है उसके तहत लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। और इसके अथवा में है कि हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वहाँ से ये अंश लिया गया है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ बताया है। इनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, रंग रंगीलो राजस्थान, बढ़ती महंगाई, साहित्य और समाज। इस प्रकार आप दे पाएंगे। इस तरह के हम 5 प्रश्न पत्र हल करेंगे, 5 पेपर हम हल करेंगे। ये 2 हो गए, 3 और हम देखेंगे। आपकी तैयारी बहुत शानदार हो, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।